अगर आपको लगता है कि आप आज़ाद हो तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। बताऊंगा क्यों। खेत में किसान, सीमा पर जवान, खेल के मैदान, चाहे कहीं की बात कर लो, हरियाणा ने हर चीज़ में अपना योगदान बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है और कोई भी इस चीज़ को नकार नहीं सकता। सिर्फ एक चीज़ की अगर हम बात करें और उस पर अचंभा होता है कि हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, वो है अफसर। हाल फिलहाल में हरियाणा के अंदर जो खबर बड़ी जोर शोरों से चल रही है वो है कि हरियाणा के अंदर अफसरों की तकरीबन 30% की कमी है और जिसकी वजह से हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके डेप्यूटेशन से बाहर से अधिकारी बुलाने का प्रस्ताव दिया है। ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि हम अगर अपने लिए अधिकारी भी पैदा नहीं कर पा रहे या अधिकारी नहीं बना पा रहे तो हम इस समस्या से किस प्रकार उभरें, इस समस्या का मुख्य कारण क्या है और भविष्य में ऐसी समस्याएं ना हो, इस चीज़ के ऊपर हम इस वीडियो में पूरी आगे बात करेंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छी लगे वीडियो तो आप इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आगे और भी बनाते रहें, जिससे कि हमको ये प्रेरणा मिलेगी कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और हम इसी प्रकार की वीडियो आगे भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम करते हैं शुरू। हरियाणा में फिलहाल तकरीबन पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 225 IAS अधिकारी होने चाहिए, लेकिन हमारे पास फिलहाल 169 IAS अधिकारी हैं, जिसको देखते हुए तकरीबन हमारे पास 25 से 30% के अधिकारियों की शॉर्टेज है। इसी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से डेप्यूटेशन के ऊपर बाकी अधिकारी मांगे हैं ताकि वो लोग भेजे जा सकें। अब देखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पास अच्छे अधिकारी नहीं होंगे, अधिकारियों की संख्या पूरी नहीं होगी, उनकी नफरी पूरी नहीं होगी, तो इसके हमारे ऊपर सीधे सीधे तौर से बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट हैं, असर हैं जो हमें शायद वैसे नहीं पता चलते, लेकिन अगर हम उनको देखें तो हर चीज का असर हमारे ऊपर सीधा सीधा आता है। ये अफसर तकरीबन डिसीजन मेकिंग करते हैं। किसी भी राज्य की कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी हो, नेता सिर्फ नाम के होते हैं। काम जो करने वाले ग्राउंड लेवल के ऊपर होते हैं वो होते हैं अधिकारी। कोई भी निर्णय पास होता है तो वो यही करते हैं और अगर कोई रिकमेंडेशन सरकार को भेजनी होती है तो भी उसको, उस पॉलिसी को यही अधिकारी जो होते हैं वो बनाते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं और आगे उस चीज को भेजते हैं मंत्री के पास या सरकार के पास, जो उसके बाद में इस चीज को, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती हैं या सारा का सारा काम करवाती हैं। उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन भी बाद में इन अफसरों के द्वारा ही करवाया जाता है। चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, आप टैक्सेशन ले लीजिए, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, राइट। सो इतने सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें हमें डे टू डे बेसिस पे कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की जरूरत पड़ती रहती है और अगर इनकी शॉर्टेज हमारे लिए होगी तो सीधी सीधी बात है कि इसका असर हमारे ऊपर इस प्रकार पड़ेगा कि हमें इन दफ्तरों के बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर हमें कोई भी काम है, इनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए 10 लोगों का काम किसी ऑफिस में है और वहाँ पे केवल 3 ही लोग हैं या 5 लोग हैं, तो 5 लोग उन 10 लोगों का काम करते हैं तो वो अपने आप में पिसने लगते हैं। एक समय के बाद उनको लगता है कि हमारे पास काम ज़्यादा आ रहा है और हम यहाँ पे लोग थोड़े हैं, तो वो भी उस काम को करने से हिचकिचाने लगते हैं और अंत में जो परेशान होती है वो होती है जनता। अब देखो, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं है। प्रॉब्लम को अगर हम और अच्छे नज़रिए से देखें तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम कहने को 78 साल पहले आज़ाद हो चुके हैं 1947 में, लेकिन अगर हम सोचें हमारे जो दादा परदादा थे उस समय पे, अंग्रेजों के समय में, वो भी फौज में, पुलिस में काम करते थे। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते थे। अंग्रेजों का मुल्क ब्रिटेन तो बहुत छोटा सा देश है, उसकी आबादी इतनी नहीं है कि वो जाके किसी हिंदुस्तान जैसे देश के ऊपर शासन कर ले। उन लोगों के सिर्फ जो लोग होते थे वो होते थे अधिकारी, और वो अधिकारी पुलिस के, फौज के बड़े अधिकारी होते थे और जो छोटे लेवल के लोग होते थे, जो कांस्टेबल हो गए या हवलदार तक हो गए, सूबेदार तक हो गए, वो लोग होते थे हमारे लोकल इंडियंस। उन लोगों को डिसीजन मेकिंग की कोई पावर नहीं होती थी। डिसीजन जो होता था वो अंग्रेज बनाते थे, जो उनके बड़े अधिकारी होते थे वो डिसीजन लेते थे और वो थोप दिया जाता था इन छोटे अफसरों के ऊपर, या यूँ कह लीजिए कि हवलदार, सूबेदार और कांस्टेबलों के ऊपर। इसको कैसे इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अब ठीक 78 साल बाद हम सेम वैसी सिचुएशन में हैं। हमारे पास अधिकारी नहीं है। हमारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो हमारे हरियाणा के लोकल बच्चे हैं, वो सिर्फ फौज में, पुलिस में
रेलवे में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कहीं पे भी आप चले जाइए, जो लोग हैं जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं वो तो हमारे हैं, लेकिन जो पॉलिसी मेकर हैं उसके अंदर 30% पोजीशंस जो वो फील्ड हैं, खाली हैं, उनके ऊपर कोई है नहीं, उसके लिए हम डेपुटेशन से बाहर से लोग मंगवा रहे हैं। और जो बची हुई 70% हैं, जिसमें हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारियों की मैंने बात बताई थी कि 170 के करीब हमारे पास फिलहाल फील्ड पोजीशन है, उन 170 के अंदर से भी मैं बोलता हूँ 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो नेटिव हरियाणवी नहीं है, जो बाहर के लोग हैं। तो कुल मिला के 50% लोग हमारे हैं, 50% लोग हम फिर भी डिपेंडेंट है बाहर से, हरियाणा के बाहर से आए हुए अधिकारियों के ऊपर। और इस चीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है या होगा फ्यूचर के अंदर, वो ये होगा कि ये लोग लोकल लोगों से नहीं जुड़ पाएंगे, लोकल लोगों से नहीं कम्युनिकेशन इनका अच्छा हो पाएगा, उन लोगों की जो भी नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उनको ये नहीं समझ पाएंगे, और जो कि आपको करेगी बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट। क्योंकि ये डिसीजन मेकर हैं, ये आपकी समझ नहीं पाएंगे, ना आप अपनी बात इन तक पहुंचा सकते हो, और जब आपकी बात इन तक नहीं पहुंच पाएगी तो आपके दर्द को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी कोई भी डिमांड को ये लोग नहीं समझ पाएंगे, और आपके हितों को नज़रअंदाज किया जाएगा, और आपकी कोई भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट शायद नहीं हो पाएंगी जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से। अच्छा, इस प्रॉब्लम का जो मुख्य कारण है, जो मुझे लगता है, वो यह है कि हमने हमारे बच्चों को सिर्फ इसी एम तक लाके रोक दिया है कि भाई आपको 10th 12th क्लास क्वालिफाई करनी है, और उसके बाद आप फिजिकली एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर इस तरह से करो कि आपको सिर्फ फौज और पुलिस में कांस्टेबल तक ही भर्ती होना है। या आजकल एक और स्टैंडर्ड जो मैंने देखा है, जो मैंने नोटिस किया है, वो ये है कि आप बोल दो ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी सीजीएल के फॉर्म भर देना और उसमें चले जाना, या बैंकिंग साइड में अगर आप सोचते हो तो सोचते हो कि क्लर्क के फॉर्म भरवा दो और बच्चा कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, हम कभी भी टारगेट इससे ऊपर की पोजीशंस को कर ही नहीं रहे हैं। लिमिटेड लोग हैं जो एचपीएससी या यूपीएससी तक का एम लेके चलते हैं। अगर हमारी एम ही छोटी होगी तो सीधी सी बात है, हम मे भी अगर क्वालिफाई कर भी गए उस चीज़ को, तो छोटे ही लेवल पे भर्तियों पे हम भर्ती हो पाएंगे, और उससे हम अफसर कभी नहीं बन पाएंगे। अगर कोई बच्चा फौज में या पुलिस में सिपाही लगा है तो वो हद से हद मैं बता रहा हूँ कि एएसआई एसआई बन के रिटायर हो जाएगा, उसकी पूरी 30-35 साल की सर्विस में उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। जो बच्चे एएसआई लगते हैं शायद वो हद से डीएसपी एसपी बन जाएंगे, लेकिन बहुत बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा कि जब आप उन लेवल तक पहुंच पाओ, क्योंकि कंपटीशन इतना है, उसके बाद में रिजर्वेशंस हैं। तो आप इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि भाई हमें अगर हरियाणा को डेवलप करना है, हमारी बातें ऊपर पॉलिसीज तक पहुंचानी है, हमारे हितों में पॉलिसीज बनवानी है, तो ये चीज़ भी सोचनी पड़ेगी कि अधिकारी भी हमारे बीच के ही हों, बाहरी ना हो। और अगर अधिकारी हमारे बीच के चाहिए तो हमें अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन या इस तरह से उनका माइंड सेट करवाना पड़ेगा कि भाई बच्चे तुम्हें फौज पुलिस में जाना है, जाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ कांस्टेबल या छोटे जो क्लर्क की भर्तियां हैं उनको दिमाग में लेके मत चलो। थोड़ी एजुकेशन को टाइम दो, ग्रेजुएशन करो एटलीस्ट, और उसके बाद में आप फोकस करो बेटर जॉब्स के ऊपर, जो कि यूपीएससी की हो गई या एचपीएससी की हो गई या कोई भी और जिसमें आप डायरेक्ट गैजेटेड ऑफिसर्स जा सकते हो, उस टाइप की जॉब्स को आप एम करके चलो। क्योंकि जब आपकी एम ही छोटी होती है तो आप अफसर बन ही नहीं सकते, और जब तक आप अफसर नहीं बनोगे आप ये भी नहीं सोच सकते कि अफसर आपकी बातें समझे और अफसर आपके बीच का हो। अब आते हैं इसके समाधान पे। इसका समाधान दो हो सकते हैं। अगर छोटे समय की मैं बात करूं कि अभी हाल फिलहाल इस सिचुएशन से कैसा निकला जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात हम ऑफिसर्स पैदा कर देंगे या ऑफिसर्स लग जाएंगे हमारे बच्चे और ये स्थिति से हम बाहर आ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा, 5, 7, 10 साल इस चीज़ को लगेंगे इस चीज़ से निकलने में। और वो तब जब हम इन सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करके चले, हमारे बच्चों को ये टारगेट देके चले कि भाई नहीं, छोटी पोजिशंस, छोटी जॉब मत फोकस करके चलो। वो लास्ट सिनेरियो है कि अगर कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है तब एक चीज है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तब आप वहां जाओ। लेकिन पहला एम ये मत लेके चलो कि हमें छोटी पोजीशंस के लिए या छोटे रोल्स के लिए ही टारगेट करना है। अब आप सोच के चलो कि आपके बच्चे को आपने उतनी एजुकेशन ही नहीं दिलवाई कि वो अफसर बन सके, तो फिर हम उम्मीद भी कैसे करें कि बच्चा हमारे पास अफसर होगा। छोटे अवधि के लिए अगर मैं बात करूं तो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक रिकमेंडेशन और भेजी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो ये है कि हमें हमारे हरियाणा के जो कैडर के अधिकारी हैं, जो एचपीएससी के थ्रू लगे हुए हैं, उनको प्रमोट करके आईएएस बना दिया जाए, ताकि हम उन जो बाकी पोजीशंस बची हुई हैं
25-30% उनके ऊपर इन लोगों को प्रमोट कर दिया जाए और ये हमारा जो ऑफिसर्स का गैप है उसको फुलफिल करने के लिए यूज में आ सकता है। आई थिंक ये एक अच्छी रिकमेंडेशन है अगर यूपीएससी इसको कंसिडर कर लेता है तो, और आई थिंक इसको कंसिडर करना भी चाहिए क्योंकि जो पुराने अधिकारी हैं जिनको 15-20-25 साल हो गए सर्विस करते हुए, सो आई थिंक उन सिस्टम से ऑलरेडी वाकिफ हैं, लोगों से वो जुड़े हुए होंगे ग्राउंड के ऊपर, वो लोगों को समझ सकते हैं, देहात से जो लोग आते हैं वो उनकी बातों को भी समझेंगे और ये एक बहुत ही आई थिंक अच्छा ऑप्शन होगा रेदर देन कि हम बाहर से अफसर लेके आए, क्योंकि उनको यहाँ पे आके सेटल होने में टाइम लगेगा और यहाँ के लोगों को समझने में भी टाइम लगेगा, जो कि आई थिंक एक अगेन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, इस गैप को फुलफिल करने के लिए। सो शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक ये एक बेटर अप्रोच है कि हम हमारे हरियाणा के जो कैडर के एचपीएससी अधिकारी हैं उनको प्रमोट करके आईएएस लेवल पर डाल दें और ये फिलिंग कंप्लीट करें। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म विजन की। तो लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन यही है कि हम कैसे ना कैसे करके अपने बच्चों को ये एम देके चलें कि भाई तुम्हें यूपीएससी को टारगेट करके चलना है और यूपीएससी में अगर सक्सेस नहीं होते हो तो और बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमें पुलिस के अंदर, फौज के अंदर कॉन्स्टेबल्स के लिए ही अप्लाई करना है या इवन एसएससी में क्लर्क के लिए अप्लाई करना है, राइट। जब तक हमारी एम ये रहेगी हमारे सपने अचीव नहीं हो सकते। एक चीज और जिसके ऊपर शायद सरकार को काम करने की ज्यादा जरूरत है वो ये है कि हमारे पास जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो वेल क्वालिफाइड हैं इन पोजीशंस को फुलफिल करने के लिए, वो शायद गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ रुझान कम रखते हैं। तो हमें किसी ना किसी प्रकार से ये भी देखना होगा कि उन लोगों का गवर्नमेंट जॉब की तरफ इंटरेस्ट कैसे बढ़े, अफसरों के लिए वो कैसे अप्लाई कर पाए। सो आई थिंक उसके अंदर 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करने की नीड है। उनमें से कुछ एक ये हैं कि शायद गवर्नमेंट को अपने जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल हैं उनको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आज की डेट में आउटडेटेड हैं। आप अगर हरियाणा गवर्नमेंट की एचपीएससी की साइट के ऊपर विजिट करते हैं तो वो साइट अनसिक्योर है। अगर मैं बिल्कुल बात करूं तो वहाँ पे अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन फुलफिल करते हो तो बैक एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड अगर वो वेबसाइट किसी ने हैक कर ली तो बहुत ही आसानी से आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन के अंदर लाई जा सकती है। एंड इसके साथ में मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा ये दिखाने के लिए कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अदरवाइज हो सकता है कोई इस बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क पुट कर दे कि आप कैसे बोल सकते हो कि वेबसाइट सिक्योर नहीं है। रही दूसरी बात कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो आज की तारीख में आई थिंक पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उनके कंपैरेटिवली लेस पेड हैं। सो लोगों का एक थॉट प्रोसेस मेरे ख्याल से ये भी आता है कि अगर हम गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं, अफसर लग भी जाते हैं, तो भी हमें क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, क्या हमारे पास पे एंड पर्क होंगे। तो आई थिंक ये एक रीजन करप्शन की तरफ भी लीड करता है, जिसके बारे में भी शायद हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ इस टाइप की पॉलिसीज बनाए या इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे कि जिससे इन जो अच्छा काम करने वाले अफसर हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए या उनको कमीशन दिया जाए कि अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं और वो टारगेट फुलफिल करते हैं तो उनको किस प्रकार से अप्रिशिएट किया जाए। अगर ये सारी प्रोसेस गवर्नमेंट इनिशिएट करती है तो आई थिंक वो अच्छे अफसर्स को रिटेन भी कर पाएगी। क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि जो कुछ एक बच्चे वेल क्वालिफाइड थे जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, ज्वाइन करी और ज्वाइनिंग के 6-8 महीने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो रिजाइन भी डाल देते हैं ये देख के कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और जो हायरार्की है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, ऑलमोस्ट लोग करप्ट हैं एंड उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जाता है कि आप भी सिस्टम में अगर बने रहना चाहते हो तो आपको भी इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। एंड आई थिंक सब लोग इस तरफ जाने में इच्छुक नहीं होते, तो किसी ना किसी तरह से हमें इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करने की नीड है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर को फोकस करके चले, खासकर अफसरों के लिए या यूपीएससी के लिए। आई थिंक ये सारी डिस्कशन करने के बाद मैं इस वीडियो को इसी चीज़ के ऊपर कंक्लूड करूंगा कि अगर हमें वास्तविक में आज़ादी महसूस करनी है और हमें लगता है कि हमें 78 साल पहले आज़ादी मिल गई थी और आज हम आज़ाद हैं, तो हमारी सोच गलत है। हमें आज़ादी असलियत में उस दिन मिलेगी जिस दिन लीडर्स हमारे बीच के होंगे, जिस दिन नेता के साथ साथ पॉलिसी मेकर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी हमारे बीच के होंगे। ऑल्दो ये जो बाहर से डेपुटेशन के ऊपर अधिकारी आएंगे हमारे बीच के हैं, लेकिन फिर भी एक गैप
जो है लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में और इन अफसरों के बीच में हमेशा बने रहने की संभावना है। क्योंकि अगर कोई अधिकारी तमिलनाडु से आके और हरियाणा के अंदर जॉब करता है या हरियाणा से जाके तमिलनाडु के अंदर जॉब करता है, और खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है, तो उन लोगों का कम्युनिकेशन और उन लोगों की सेंट्रलाइजेशन होने में बहुत टाइम लगता है और वो चीज़ें फुलफिल करना आसान काम नहीं होता। आप मे बी पेपर के ऊपर तो उस पोजीशन को फिल कर दोगे, लेकिन रियल में वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम खत्म नहीं होता। उन लोगों की समस्याएं जो है लोकल लोगों की, वो शायद वो अधिकारी नहीं समझ पाएंगे, उन लोगों की क्या नीड है वो नहीं समझ पाएंगे, और जो आपके ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बात अफसर नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अधिकारी हम हैं। और शायद ये एक गैप हमेशा अधिकारियों के बीच और ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयज़ के बीच में हमेशा रहता है। तो वो उनकी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अफसरों के पास होती है। सो आई थिंक मैं इसी चीज़ को यहीं कंक्लूड करूंगा कि हमें हमारे बच्चों को इस चीज़ की तरफ फोकस करवा के चलना होगा कि कैसे यूपीएससी की तरफ ज़्यादा फोकस करें, अच्छे लेवल की पोस्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करें, रेदर देन कि कांस्टेबल और पुलिस के अंदर और फौज के अंदर जो छोटी भर्तियां हैं इनकी तरफ फोकस करें। कोई भाई मेरी इस बात को गलत ना ले कि मैं पुलिस और फौज की नौकरियों के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि अगर हमें फौज और पुलिस की तरफ भी फोकस करके चलना है तो क्यों ना हम पहला टारगेट उन दोनों महकमों के अंदर अधिकारी के तरह भर्ती होने पर दें। अगर आपको फौज में जाना है तो आप एनडी के फॉर्म भरवाइए बच्चे से, सीडीएस के भरवाइए या एफकेट के भरवाइए, या और भी बहुत सारे शॉर्ट सर्विस कमीशन के फॉर्म्स आते हैं, या आप वो सारे के सारे फुलफिल करवाइए, उनको तैयारी करवाइए उस चीज़ की। एंड सेम चीज़ पुलिस के लिए भी एप्लीकेबल है। भाई आपको अगर अपना बच्चा पुलिस में भेजना है, आपको लगता है कि नहीं पुलिस से अच्छा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो आप उसको क्यों नहीं आईपीएस की तैयारी करवाते, क्यों नहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते। वो जाएगा पुलिस के अंदर, बिल्कुल जाएगा, और उसी पुलिस के अंदर जब वो अधिकारी बन के आएगा तब उसका ज़्यादा रुतबा रहेगा कि कांस्टेबल का। तो मेरा ओपिनियन सिर्फ इतना है कि अपने बच्चों को फोकस बेटर पोजीशंस और बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ करवाएं, ना कि एक लिमिटेड और छोटे रोल की तरफ, क्योंकि वहां पे जाके तो सिर्फ और सिर्फ उसको डिसीजन लेने के लिए कोई पावर नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आगे भी हमारी सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।